गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। तो हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के भाग एक में हमने पढ़ा था गुलाम वंश, भाग दो में हमने खिलजी वंश पढ़ा था, और आज दिल्ली सल्तनत के भाग तीन में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश और सैयद वंश। तो दोनों वंशों की जानकारी हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, इन टॉपिक में जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो चीज़ हमने कवर की है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आज का टॉपिक तुगलक वंश और सैयद वंश की जानकारी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम आज की मोटिवेशन लाइन। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना और जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना, क्योंकि मंजिल आपकी करीब है और मेहनत ऐसी करो कि आप मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंच जाओ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक दिल्ली सल्तनत का भाग तीन। और दिल्ली सल्तनत में देख रहे थे हम तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हमने भाग एक में गुलाम वंश पढ़ा था और भाग दो में हमने खिलजी वंश पढ़ा, और आज का दिल्ली सल्तनत का भाग तीन, इसमें हम तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में जानेंगे। तो तुगलक वंश का जो शासक है गयासुद्दीन तुगलक जो रहा था, जो इम्पोर्टेंट शासक है उनके बारे में हम जानेंगे। जिन शासकों ने कोई विशेष कार्य नहीं किए उन शासकों को हमने स्किप किया है। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर रहा, और ये दीवालपुर का सूबेदार हुआ करता था पहले, जिसने 5 सितंबर 1320 ईस्वी को अंतिम खिलजी शासक खुसरो शाह को पराजित कर तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो खिलजी शासक अंतिम था खुसरो शाह, उसको पराजित किया और तुगलक वंश की नींव रखी। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, मतलब गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक का पिता एक करोना तुर्क था और इसकी माता पंजाब के जाट की पुत्री हुआ करती थी। गयासुद्दीन तुगलक ने लगभग 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था, मतलब मंगोलों ने जब दिल्ली भारत पर आक्रमण किया उसको लगभग 29 बार विफल किया था, मतलब ये उनको अंदर घुसने नहीं दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी या काफिरों की घातक उपाधि धारण की, मतलब गाजी या फिर काफिर जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए घातक ये उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन ने आर्थिक नीति का आधार संयम रस्म ए मियान को बनाया तथा लगान के रूप में जो कर है वो 1/10 भाग या 1/12 भाग वसूल किया। गयासुद्दीन नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था, मतलब गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने भारत के अंदर नहरों का निर्माण किया, ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण किया था। अमीर खुसरो के अनुसार सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता था। देखिए, इस पंक्ति का अर्थ समझिए। मतलब सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता था, मतलब अत्यधिक वो विद्वान था, मतलब सैकड़ों पंडितों से भी वो विद्वान था। पगड़ी को मुकुट के पीछे पगड़ी छुपाने का मतलब है कि जितनी बुद्धि सैकड़ों पंडितों में होती है उतनी उस इकल्ले राजा में थी। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा है कि दिल्ली अभी दूर है, जो बार बार कह देते हैं ना पॉइंट कि दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में ये दिल्ली अभी दूर है ये शब्द कहे थे। गयासुद्दीन का मकबरा कृत्रिम झील के अंदर निर्मित है, एक झील थी कृत्रिम, उसके अंदर उसका मकबरा है, और इसकी दीवार जो मिस्र के पिरामिड की तरह अंदर की ओर भीतर की ओर झुकी हुई है, और इस मकबरे का पंचभुजिया होना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। मकबरे में अमल और कलश का प्रयोग जो है हिंदू मंदिरों के समान किया गया है। तो जो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो एक कृत्रिम झील के अंदर है, इसकी दीवार है मिस्र के पिरामिड की तरह अंदर की तरफ झुकी हुई है, और इसका पंचभुजिया होना महत्वपूर्ण विशेषता है, और इसमें जो अमल और कलश का प्रयोग है वो हिंदू मंदिरों के समान किया गया है।
गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और ये 1325 से 1351 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा, मतलब इसने शासन किया। यह गयासुद्दीन की तुगलक की मृत्यु के बाद मार्च 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। मतलब गयासुद्दीन तुगलक जब खत्म हो गया तो फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को मुनियारों का राजकुमार कहा जाता। मुनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसका जो मूल नाम था वो जूना खां था और इसने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मतलब जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितने भी शासक बने थे उनमें सबसे योग्य और शिक्षित और विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को की 5 योजनाओं का उल्लेख किया। मतलब उसने 5 कुछ विशेष कार्य किए थे, उनका मतलब वर्णन बर्नी ने किया। जो बर्नी एक विद्वान था। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि ये की थी 1326 और 27 में। राजधानी परिवर्तन ये किया था 1326 से 27 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये 1329-30 में। खुरासान का अभियान और कराचिल का अभियान, ये 5 विशेष कार्य मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मतलब जो दक्षिण भारत में ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। मतलब जो राजधानी परिवर्तन का इसमें दिया था ना एक विशेष कार्य, तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी को स्थानांतरित किया और इसका नाम जो है दौलताबाद रख दिया था। मतलब दिल्ली में पहले राजधानी हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की, उसको देवगिरी ले गए और यहाँ का नाम दौलताबाद कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए आमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। मतलब कृषि विकास के लिए आमीर कोही नामक एक नई संस्था बनाई थी जिससे वो कृषि से संबंधित फैसले कर सके। सांकेतिक मुद्रा, देखो सांकेतिक मुद्रा का एक यहाँ आया था 1329 से 30 में। तो सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, पीतल मतलब फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता कवि लेखक था उसके अनुसार पीतल के सिक्के, तांबा, तांबा मतलब बरनी के अनुसार, बरनी जो लेखक था उसके अनुसार धातुओं के, ये दोनों धातुओं के सिक्के चलाए थे। जो चांदी का रुपये या टंका हुआ करता उसके बराबर इनकी रेट थी। तो मतलब पीतल का सिक्का फरिश्ता के अनुसार चलाया था, मतलब फरिश्ता ने ऐसा लिखा है, और तांबा बर्नी ने लिखा है। और ये सिक्के जो दोनों चलाए थे इनका मूल्य जो टंका हुआ करता चांदी का उसके बराबर होता था। उसके पश्चात अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मतलब जो चीनी यात्री था, सॉरी अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, वो 1333 में आया था और यहाँ पे आया था तो इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था और सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक रहेला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? रहेला में मिलता है, जो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध के विद्रोह को दबाते समय थट्टा के निकट गोढ़ाल में हो गई थी। अब इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1381 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और जो उसकी मृत्यु के बाद 20 मार्च 1351 में दिल्ली का शासक बना था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ये 20 मार्च 1351 में दिल्ली के शासक गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था। देखिए याद रखना, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने इसके शासनकाल में टोपरा, खिजराबाद, टोपरा या खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ, एक टोपरा से और एक मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को उठवाया था और वहां से ला करके इसने दिल्ली में स्थापित करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने।
फिरोज शाह ने जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण करके जगन्नाथपुरी मंदिर जो था वो, और नगरकोट जो कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर है, इन दो मंदिरों को ध्वस्त किया था। मतलब फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और एक जो वर्तमान में जगन्नाथपुरी मंदिर है वो, और एक ज्वालामुखी मंदिर जो कांगड़ा में है, उन दोनों को ध्वस्त कर दिया था। तो इन दोनों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। फिरोज शाह ने लगभग 24 कष्टकारक कर समाप्त किए थे और केवल 4 कर खराज, खम्स, जजिया और जकात ही रखे थे। मतलब जो दिल्ली के पिछले सुल्तान थे, उन्होंने अत्यधिक कर लगा रखे थे। उन सभी करों को फिरोज शाह तुगलक ने खत्म कर दिया था। मतलब लगभग 24 करों को खत्म किया था और केवल 4 ही कर रखे थे, वो खराज, खम्स, जजिया और जकात ये लेते थे। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर 1/10 भाग रखा था। मतलब जो पानी से सिंचाई करते थे किसान, उनसे 1/10 कर लेते, और जो भूमि का उपज कर था वो 1/5 या 1/2 भाग लिया जाता था। मतलब जैसी जमीन जैसी पैदावार वैसा ही कर लिया जाता था। फिरोज तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहर बनवाई थी। देखो, इसने फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण भी करवाया था। फिरोज तुगलक ने फलों के 1200 बाग लगवाए थे और 300 नए नगर बसाए थे। फिरोज तुगलक ने रोजगार दफ्तर नामक विभाग की भी स्थापना की थी कि जो बेरोजगार लोग हैं, उनको कुछ रोजगार मिल जाए, उससे एक रोजगार दफ्तर विभाग की स्थापना भी फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिन्हें अद्दा और विख कहा जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में तांबे और चांदी के जो सिक्के थे उनको अद्दा और विख कहा जाता था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। मतलब मुस्लिम लेडीजों के लिए और मुस्लिम लड़कियों के लिए दीवाने खैरात नाम की एक विभाग की स्थापना की थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। मतलब जो दास थे उनकी देखभाल के लिए भी एक नया विभाग फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया था। मतलब वंश पहले सेनापति जो प्रतिभा के अनुसार चुने जाते थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत कर दिया था कि जिसका पिता सेनापति है तो वो उसका बेटा सेनापति बनेगा। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसमें अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसने गयासुद्दीन बरनी एवं शमसे सिराज को अपने संरक्षण प्रदान किया था। मतलब गयासुद्दीन बरनी और शमसे सिराज को भी संरक्षण प्रदान किया था, मतलब अपने दरबार में रखा था। फिरोज शाह के काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से किया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह किले का निर्माण करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही जो कोटला फिरोज शाह किला है उसका निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर। और सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अबू बकर को 1389 में सुल्तान बनाया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अबू बकर बना, और अबू बकर को कब बनाया गया था? 1389 ईस्वी में। और इन्होंने भी कम शासन किया। उसके बाद में एक प्रसिद्ध शासक हुआ नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और ये 1398 से 1414 ईस्वी तक इसने शासन किया, और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका शासनकाल दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। मतलब बहुत कम जगह में रह गया था। नई दिल्ली से पालम की डिस्टेंस कितना अभी वर्तमान में, तो उतना ही रह गया था। और इसके समय में तैमूर लंग का भी आक्रमण भारत पर हुआ था। 7 दिसंबर 1398 को तैमूर लंग समरकंद का जो निवासी था, समरकंद निवासी ने भारत पर आक्रमण कर अथाह धन संपत्ति लूटी थी। तैमूर लंग ने पंजाब के शासक खिजर खां सैयद को मुल्तान, लाहौर, दीवालपुर के प्रदेशों का अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो मतलब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से अथाह धन संपत्ति भी लूटी, और जो पंजाब का शासक था खिजर खां, उसको अपने अधीन कर लिया और उसे मुल्तान, लाहौर, दीवालपुर इन सब जगह पर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था।
अब इस वंश के बाद में तुगलक वंश के बाद में अभी हम देखते हैं सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश तुगलक वंश के बाद में जो अंतिम शासक के बाद में सैयद वंश की स्थापना हुई, और सैयद वंश जो है 1414 से 1451 ईस्वी तक ही ये रहा था। मतलब इनका सैयद वंश के जो शासक थे इनका कार्यकाल भी कम रहा, लेकिन कुछ कुछ समय के लिए कई शासक बने सैयद वंश में। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं कि एक खिज्र खां जो 1414 से 1421 तक रहा था, जो खिज्र खां जिसको तुगलक वंश के शासक ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। सैयद वंश का संस्थापक था ये जो खिज्र खां था, वो सैयद वंश के संस्थापक था और वह स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता था। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था और वह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। मतलब जो तैमूरलंग में आक्रमण किया और पंजाब के जो शासक था खिज्र खां, उसको अपना अधीन कर लिया और अपना प्रतिनिधि बना करके कई प्रदेशों को उसको इंचार्ज बना दिया। तो उसके बाद में ये उसको अपना मालिक मानता था, और जो तैमूरलंग का जो पुत्र था शाहरुख, उसको भी ये समय समय पर मतलब कर भेजा करता था। खिज्र खां जो है ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। जो खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां का प्रशासन उदार एवं न्याय संगत था। इसका प्रशासन मतलब उदार था और सभी के प्रति न्याय की भावना इनके मन में थी। उनके बाद में मुबारक शाह फिर शासक बने सैयद वंश के, और ये 1421 से 1434 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और ये पहला सुल्तान था जिसके काल में दिल्ली दरबार में हिंदू अमीरों का उल्लेख किया गया। मतलब ये सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिसके दरबार में हिंदू अमीरों का भी उल्लेख किया गया है। खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह इसने शाह की उपाधि धारण की थी। मतलब ये खिज्र खां का पुत्र था और इसने शाह की उपाधि भी धारण की थी, इसीलिए तो मुबारक शाह इसका नाम हुआ। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। मतलब ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे वो मुबारक शाह के दरबार में ही रहा करते थे। इसके पश्चात मुबारक शाह ने यमुना के तट पर मुबारकबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी, नगर बसाया था मुबारकबाद, वो यमुना के तट पर बसाया था। 19 फरवरी 1434 ईस्वी को सरदार सरवर उल मुल्क के छल से मुबारक शाह की हत्या कर दी। मतलब 19 फरवरी 1434 ईस्वी को सरदार सरवर उल मुल्क ने छल किया और छल से इसकी हत्या कर दी गई थी। और इनकी हत्या करने के बाद फिर मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, जो 1434 से 1444 ईस्वी तक लगभग 10 वर्ष तक इसने शासन किया, और इसका जो पूर्व नाम था वो फरीद था। मोहम्मद शाह ने पंजाब में मुल्तान के शासक बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि भी दी थी और पुत्र कह करके पुकारा था। तो मोहम्मद शाह जो गद्दी पर बैठा था उसने पंजाब में मुल्तान का जो शासक बहलोल लोदी था उसको खाने खाना की उपाधि दी थी और अपना पुत्र माना था। उसके पश्चात अलाउद्दीन आलम शाह फिर गद्दी पर बैठा था, जो 1446 से सॉरी तो अलाउद्दीन आलम शाह 1446 से 1451 ईस्वी तक शासक रहा, और ये इस वंश का अंतिम शासक था। मतलब सैयद वंश का ये अंतिम शासक था। आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में बदायूं में हो गई थी, और सैयद वंश का शासक करीब 37 वर्ष तक चला था। तो मतलब सैयद वंश के कई शासक हुए जिन्होंने कम कम समय के लिए शासन किया। लगभग 37 वर्ष तक इस वंश के शासकों ने शासन किया, और उसके पश्चात में ये वंश समाप्त हो गया। उसकी जानकारी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था दिल्ली सल्तनत का भाग 3, और जिसमें हमने तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में जानकारी हासिल की। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक या एक और वंश की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।